व्हाट जस्ट हैपेंड। ओदा ने डी इनिशियल्स और ईमू सामा से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है एंड ये सब कनेक्टेड है अलाबास्ता किंगडम से। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप अभी वन पीस को फॉलो नहीं करते हो या केवल एनिमेशन को फॉलो कर रहे हो देन प्लीज क्लिक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, एज इसमें स्पॉयलर्स की बौछार होने वाली है। दैट बीइंग सेड, चैप्टर 1084 की शुरुआत होती है इससे। चैप्टर की शुरुआत होती है एक मैरिज हुआ के सीन से, जहाँ पर साबो पेन के कासल में कुछ गार्ड्स को मार रहा होता है, जहाँ पर उसे मिलती है ज्वेलरी बोनी, जिसका कहना ये होता है कि हम दोनों का एक ही मकसद है, जो कि ऑफ कोर्स कुमा को छुड़ाना है। अगर आपको नहीं पता तो कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी का एक मेंबर है और बोनी का पापा भी। यप, जिसके बारे में साबो अवेयर रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता रहता कि कुमा की डॉटर बॉनी ही है। इस सब के बीच रेवोल्यूशनरी आर्मी गार्ड्स क्वार्टर में घुसकर स्लेव कॉलर की चुरा लेते हैं, जिस पर साबो करासु, जो कि एक क्रो होता है, उसे इन कीज को मॉली को देकर कुमा को छुड़ाने के बाद वापस HQ लौटने को कहता है। इतने में बॉनी कहती है कि वो एगहेड जाना चाहती है ताकि वो वेगापंक से कहकर अपने डैड के माइंड को रिस्टोर करा पाए, जो कि हमें पिछले कुछ चैप्टर्स में देखने को मिला था। एंड इसके बाद हमें देखने मिलता है कि साबो बोनी को गोदी में, अरे ये क्या बना दिया ओदा सर। साबो यहाँ पर अपने रिस्क की बारिश करते हुए बोनी को स्वीप करके इन गार्ड्स के सामने से बचा लेता है, जिसके रिस्पॉन्स में बोनी कहती है कि I owe you one। लेट्स सी कि ये कहा क्या रिटर्न करती है। लेकिन इसी बीच हमें पेन के कासल की एक खास जगह का नाम पता चलता है। ऐसे यहाँ पर साबो और बॉनी के छुप जाने के बाद ये गार्ड्स बात करते हैं कि दे आर ऑल गॉन बिकॉज दे सॉ इट, द लेजेंडरी फैंटम रूम, जिसके बारे में वो खुद भी स्केप्टिकल नजर आते हैं। अब जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ तो इस रूम को वन पीस में पहली बार डिस्कस किया गया है। इससे पहले पेन या कासल की 80 लोकेशंस डिस्कस किए गए थे। इसमें से फर्स्ट है एम्प्टी थ्रोन रूम, सेकंड है द रूम ऑफ अथॉरिटी जहाँ पर 5 गोरुसे रहते हैं, थर्ड है कॉन्ग्स ऑफिस, फोर्थ है रूम ऑफ फ्लावर जहाँ पर हमने ईमुजामा को घूमते हुए देखा था, मतलब एक आइलैंड गायब करने से पहले यहाँ की हरियाली एंजॉय करते हुए देखा था। फिफ्थ है सोशलाइजिंग प्लाजा जहाँ पर सारे रेवरी के मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। सिक्स्थ है द मीटिंग रूम, सेवंथ है ये सेंचुरी एंड एट्थ है द अंडरग्राउंड चेम्बर जहाँ पर हमने इस जायंट स्ट्रॉ हैट को देखा था। अब यहाँ पर मेरे पास दो लॉजिकल जवाब है, या तो ये फैंटम रूम वही जायंट स्ट्रॉ हैट वाला रूम है, या फिर ये वो ट्रेजर रूम है जिसके बारे में दो फ्लामिंगो ने कहा था कि मैरिजुआ में कोई ऐसी चीज है जो कि दुनिया को हिला सकती है, लेकिन अभी तो इससे रिलेटेड कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बस इतना कह सकते हैं कि ये रूम भी एग्जिस्ट करता है एंड इसमें कुछ तो ओदा ने कुक करना स्टार्ट कर दिया है। दैट बीइंग सेड, अभी के लिए तो बाकी कैरेक्टर्स के लिए एक मिथ ही है, जिसको लेकर साबो भी कुछ सोचता हुआ दिखाई देता है। एंड इसके बाद बोनी साबो को कुमा का ध्यान रखने को बोलकर एगहेड के लिए निकल जाती है। इसके बाद तो भाई ओदा ने जो आग लगाई है भाई साहब, सीधा इसके अगले सीन में किंग कोबरा पहुंच जाता है एम्प्टी थ्रोन रूम में, जहाँ पर वो व्हील चेयर पर है और उसके सामने है 5 गोरोस हैं, जो कि कोबरा का यहाँ आने का कारण पूछते हैं, जिसमें कोबरा शुरुआत करता हुआ वही सब बताता है जो कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को 800 साल पहले फॉर्म किया गया था, जब 20 अलग अलग मोनार्क्स एक साथ आए थे। बाद में उनकी फैमिलीज मैरी जॉयस में शिफ्ट हो गई, जहाँ पर वो क्लैन में रहने लगे, जिनको बाद में सेलेस्टियल ड्रैगन्स कहा गया, जिनमें हर कोई एक बराबर था और उनमें से कोई भी इकलौता डिक्टेटर उनके बीच से खड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस आता है जो कि किंग कोबरा कहता है, और वो था द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड सच दे हैव रूल्ड ओवर द क्रिएशन एवर सिंस। अब यहाँ पर काफी सारी थ्योरी सेंस बनाने लगती है, जैसे कि पहले ग्रैंड लाइन नहीं हुआ करती थी और यहाँ पर पहले कोई ओल्ड किंगडम था जिसके ऊपर ये रेड लाइन बनाई गई और तब से ये वर्ल्ड ऐसा ही चल रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के टाइटल में और वेट ऐड करने के लिए उनको इस वर्ल्ड के क्रिएटर के रूप में पोर्ट्रे किया गया, बट हू नोस। आखिर ये तो सब जानते ही हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपनी पावर दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और फिर हिस्ट्री तो विक्टर्स के हाथों ही लिखी जाती है। अब उसमें कितना सच ऐड करना है और कितना झूठ, वो तो सब उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके बाद किंग कोबरा थ्रोन को लेकर कहता है कि उन 20 मोनार्क्स ने ये एम्प्टी थ्रोन लगवाया था और उनमें से हर किसी ने थ्रोन के पास अपना एक हथियार रखा, जो कि उनकी शपथ को दर्शाता है कि वो कभी भी इस थ्रोन पर नहीं बैठेंगे। इवन कुछ रॉयल फैमिलीज को हैंडपिक किया गया जो कि उन नेशंस पर राज करेंगे जिनके फाउंडर्स यानी अभी के 20 मोनार्क्स जो कि अब मैरी जॉयस में शिफ्ट हो चुके थे, एंड वो फैमिलीज अभी भी पावर में है, जो कि हमने सारे किंगडम्स में देखा हुआ है। एंड इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हटा दी गई ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, लेकिन इन सब में एक एक्सेप्शन था जो कि था अलाबास्ता किंगडम। एंड यहाँ हमें उस टाइम के मोनार्क का नाम पता चलता है जो कि थी क्वीन लिली नेफरतरी, जो कि 20 फाउंडर्स में से एक थी। क्वीन लिली एक सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बनना चाहती थी, जिसके लिए वो अलाबास्ता वापस लौट गई। थैंक गॉड क्वीन लिली, कोई तो अच्छा निकला। एंड इसी कारण से थ्रोन के आसपास केवल 19 वेपन्स ही प्लेस्ड हैं, जिसको लेकर गोरो से बोलते हैं बात तो सही है, मगर कहना क्या चाहते हो। एंड यहाँ पर हमें फिर से ईमू फ्लावर रूम में स्नेल ट्रांसपोंडर पर ये सब सुनते हुए दिखाई देता है और देती है, जिसके रिस्पॉन्स में अगले पैनल में किंग कोबरा कहता है कि मैंने अपने किंगडम के पूरे एंशिएंट टेक्स्ट ढूंढ मारे, जिनमें सारे रिकॉर्ड्स जो कि वॉइड सेंचुरी के बाद के पीरियड के बाद के हैं, उनमें एक चीज कॉमन है कि उनमें क्वीन लिली का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। एंड ऐसा लगता है कि क्वीन लिली कभी अलाबास्ता पहुंची ही नहीं, जिसकी जगह पर उनके छोटे भाई को थ्रोन पर बैठना पड़ा, जो कि इस पूरे सीक्वेंस के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्ब होता है। जिस पर जे गार्सिया साइटन कहता है कि 800 साल का समय काफी ज्यादा बड़ा होता है, और ये भी सही है कि नेफरतरी लाइन ने ही यहाँ आने से मना कर दिया था, लेकिन ये माना गया था कि इसके बाद क्वीन वापस से अपनी कंट्री को लौट गई थी, जिसके बाद की जानकारी हमें नहीं पता है। एंड इतना कहते ही बूम,
कोबरा का अगला सवाल जो कि हर वन पीस फैन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी। इस पर एक गोरो से पूछ रहा है कि व्हाई डू यू आस्क। इस पर किंग कोबरा बोलता है कि ये एक शॉर्ट लेटर है जो कि खुद क्वीन लिली के थ्रू बाकी की जनरेशन को पास डाउन किया गया था। सो आई गेस डी का रिलेशन 800 साल के पहले से चला आ रहा है। गॉड डैम, ये आग को और क्रेजी बना देता है। इसके बाद हमें फिर से रेवेरी के बार का सीन देखने मिलता है जहाँ सेंट कार्लोस शिराहोशी को कैप्चर करने में लगा हुआ होता है, जिसके लिए वो कुमा को ऑर्डर देता है। दुनिया में अगर 4 सबसे हेटेड चीजें होंगी तो भी उनमें से टॉप 3 में ये बंदा जरूर रहेगा। ऐसे टाइम पर लुफी का वो पंच बहुत याद आता है। ये सबको वहाँ की जनता होते हुए देखती है लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं सकती। इतने वहाँ पर शिराहोशी के भाई आ जाते हैं और शिराहोशी को बचाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, पर कार्लोस कुमा को इन पर हमला करने का ऑर्डर देता है लेकिन वो बच जाते हैं। लेकिन कुछ हो ना हो, इस बंदे को एक कमरे में बंद करके 2-3 दिन तक आराम से पीटना चाहिए। I mean, इतना पिटने के बाद ये बंदा पैसे की धौंस दिखा रहा है। बाद में यहाँ पर तुनतत्तास भी आ जाते हैं और जोस गार्ड कार्लोस को पीटने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो फुगाबोशी को उसे मारने से रोकता है ताकि क्लैश आगे ना बढ़े। लेकिन इतने में साई और लियो का कॉम्बो आ जाता है और फिर एक ये चेहरा है और फिर अगला ये सीन है, फाइनली इनर पीस, और फिर ये चेरी ऑन टॉप। अच्छा लगा कि लुफी की लेगेसी को उसके ग्रैंड फ्लीट ने अपना लिया है। यहीं पर हमें बाकी रॉयल्स के रिएक्शन देखने को मिलते हैं जहां से इस चैप्टर का टाइटल निकल के आता है जो कि है अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ सेलेस्टियल ड्रैगन, जिसका मतलब है कि ऑफ कोर्स कार्लोस हमें फिर से देखने मिलेगा। कुमा ये सब देखकर अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे से उसको मॉली पकड़ लेता है और रोध होकर उसको वापस से घर चलने को बोलता है। एंड बाकी लोग मॉली एंड रेवोल्यूशनरी आर्मी को पहचान जाते हैं और उनका चेहरा साफ बता रहा कि एक दिन में उनको कितने बड़े बड़े शॉक्स मिले। और फिर एक ये मीम है, इसको कैसे भूल सकते, क्या फिट बैठ रहा है ये इस सिचुएशन पर। ये सब तो बाहर की बात थी, लेकिन अंदर कासल में तो अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। अगले ही पैनल में हमें ईमू एम्प्टी थ्रोन पे चढ़ते हुए दिखाई देता है, जिसके रिस्पॉन्स में गोरो से बोलते हैं ग्रेट ईमू, किंग कोबरा अभी भी यही है। जिसको देखकर कोबरा की शक्ल से तो यही समझ में आता है कि भाई ये हो क्या रहा है। इस बात को ऐसे समझो कि तुम्हें पता है कि धरती गोल है एंड तुम इकलौते सिविलाइज्ड ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन एक सेकंड में पता चल जाए कि नहीं, कोई और सिविलाइजेशन है जो कि तुमसे पहले यहाँ आई थी और तुम उसके एक एक्सपेरिमेंट मात्र हो। एंड कुछ इसी तरह का रिएक्शन हमें किंग कोबरा से देखने मिला। साफ समझ सकते हो कि इस बंदे पर क्या गुजर रही होगी। इतना सब होने के बाद ईमू एक शब्द बोलता है, लिली, और थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। माइक ड्रॉप। हालांकि ये केवल 5 पैनल्स में हो जाता है, लेकिन इन 5 पैनल्स ने जो वेट ऐड किया स्टोरी में, उफ। अब यहाँ बात आ जाती है कि क्या ईमू लिली है जो कि 800 सालों से जिंदा है। वेल, ये अभी के लिए एक पॉसिबिलिटी है एंड कई लोग यहाँ कंफ्यूज है कि ये टेक्स्ट बबल कोबरा का है जिसमें वो ईमू को देखकर ये कह रहा है। तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि आई थिंक ये शब्द खुद ईमू सामा के हैं। ऐसे वो ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था एंड शायद से उसने ये नाम 800 साल बाद सुना, जिसको लेकर वो शायद कोबरा से कुछ कहने आया है। एज लेट्स बी ऑनेस्ट कि फिलहाल में वो दुनिया का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है एंड लेट्स अज्यूम कि 800 साल से इमॉर्टल भी है। लेकिन 800 साल का होने का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि तुम्हारे साथ वाले अब जिंदा नहीं है और तुम उस टाइम की बातें किसी से नहीं कर सकते। पर अगर तुम्हें कोई सुना हुआ नाम दोबारा सुनने मिले तो थोड़ा सा ज्ञान बांटना तो चलता है। तो ईमू वही करने आया है। सो मेरा बेस्ट गेस यही है कि ईमू लिली तो नहीं, लेकिन लिली से जरूर कनेक्टेड है। अब अगले वीक एक ब्रेक है, सो देखते हैं कि ओडा ब्रेक के बाद क्या कुक करते हैं। खैर, ईमू सामा की आइडेंटिटी जो भी हो वो आप तक जरूर पहुंचेगी, जिसके लिए इस चैनल पर आने वाले अगले वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। दैट बीइंग सेड, मैं लेता हूँ आपसे विदा और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।